नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 2 नवंबर को जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में 7 प्रत्याशियों के द्वारा उठाया गया नामांकन फॉर्म। अब 6 विधानसभा क्षेत्र में 67 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आजमाएंगे अपनी किस्मत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई भ्रामक जानकारी, पुलिस ने बनाया धारा 188 के तहत प्रकरण। व्यापारी संघ परसवाड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में चुनाव की तारीख में बदलाव की थी भ्रामक जानकारी। चुनावी प्रक्रिया के बीच सहायक प्रबंधक रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार, जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के स्कूल समय पर नहीं पहुंचने का अतिरिक्त से सामने आया मामला। अभिभावकों ने की थी शिकायत, लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। बुधवार की शाम हुआ डबल मर्डर में हत्या के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ अपराध दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोड समीप स्थित व्यवसायी रमेश भाई टॉक के मकान में फुलवंता बाई पति गुला की सुला के 50 वर्ष और उसकी मां चंद्रवती पति सरके लीला रे 80 वर्ष की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने 2 नवंबर को फुलवंता बाई के पति, बेटे और दोनों बेटियों के आने के बाद फुलवंता बाई और उसकी मां चंद्रवती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। 1 नवंबर को दिन दहाड़े रमेश भाई टांग के बाड़े से लगे एक मकान में अज्ञात लोगों ने दोनों मां बेटियों के सर में भारी हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन दोनों मां बेटी की हत्या किस वजह से हुई है अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस टीम सभी पहलुओं को लेकर जांच में जुटी है। पारिवारिक सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार फुलवंता बाई मूल रूप से ग्राम नेत्रा थाना ग्रामीण की रहने वाली है और उसके परिवार में मां चंद्रवती लीलारे और 3 बहन एक भाई है। गणेश लाल लीलारे 63 वर्ष बड़ा भाई है जो ग्राम नेत्रा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। गिलास भाई पति रामचरण लीलारे 58 वर्ष ग्राम नेत्रा में रहती, जबकि उर्मिला बाई स्वर्गीय अन्नू दमाई 52 वर्ष ग्राम समनापुर में रहती। फुलवंता बाई परिवार में छोटी थी और वह बचपन से ही रमेश भाई टांग के रेलवे स्टेशन रोड स्थित घर में घरेलू काम करती थी। फुलवंता बाई की शादी गुला की सुला के ग्राम भटेरा निवासी के साथ हुई थी। शादी में होने वाले खर्च व्यवसायी रमेश भाई टांग ने ही वहन किया था। उस समय गुलाकी सुला के बालाघाट नगर में रिक्शा चलाता था और फुलवंता बाई रमेश भाई टांग के घर घरेलू काम करती थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी रमेश भाई के ही मकान में रहने लगे थे। यहाँ भी बताया गया है कि भटेरा निवासी गुलाकी सुला के 3 भाई हैं, जिनमें बड़ा भाई चुन्नीलाल सुला के, छोटा भाई ब्रजेश सुला के जिसकी बालाघाट नगर भटेरा रोड पर दुकान भी है, मंजिला भाई गुलाकी सुला के है। बताया गया है कि तीनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद भी नहीं था। शादी के बाद गुलाकी सुला के किसी कार्यक्रम में ही भटेरा आता था। करीब 40 वर्ष से फुलवंता बाई रमेश भाई टांग के यहाँ घरेलू काम कर रही थी। रमेश भाई टांग अपने परिवार के साथ नागपुर जाने के बाद वह उसके घर की केयरटेकर के रूप में देखरेख करती थी। इसी दौरान फुलवंता बाई ने 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों बच्चों की अच्छी परवरिश की। बड़ी बेटी संगीता का विवाह जगदीश बनोटे ग्राम आमगांव निवासी के साथ हुआ था। वहीं वह अपने पति के साथ भोपाल में रहती है। बेटा राजेश सुलाके का विवाह पिछले वर्ष ही हुआ। वह अपनी पत्नी दतिया में नर्स है। वह अपनी पत्नी के साथ दतिया में रहता है। फुलवंता की छोटी बेटी ज्योति सुलाके रेलवे में है और वह सोलापुर गुलबर्ग कर्नाटक में नौकरी करती है। इसके साथ वर्तमान में उसका पिता गुलाकी सुलाके रहता है। बताया गया कि फुलवंता की शादी के कुछ साल बाद में उसकी मां चंद्रवती लीलारे साथ में ही रहने लगी थी। यहाँ भी बताया जा रहा है कि फुलवंता बाई की व्यवहार कुशल महिला थी। मोहल्ले पड़ोस में अच्छी खासी मेलजोल थी। उसके मायका पक्ष में भाई बहन के सब खेती मजदूरी करते, जिसमें कोई पारिवारिक जमीनी जायदाद को लेकर कोई विवाद भी नहीं था। ससुराल पक्ष के देवर जेठ से भी कोई विवाद नहीं था। फुलवंता के पति गुलाकी सुलाके के ग्राम भटेरा में कोई जमीन जायदाद भी नहीं है। फुलवंता बाई ने अपने मायके नेत्रा में एक मकान बनाया था।
फुलवंता और उसके पति गुलाकी सुलाके का किसी अन्य लोगों के साथ कोई विवाद नहीं था और किसी के साथ कोई रंजिश भी नहीं थी। तो फिर फुलवंता बाई और उसकी मां चंद्रवती लीलारे की हत्या किसने की? बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व रमेश भाई टांग के घर फुलवंता बाई और उसकी मां चंद्रावती को 4 दिन के लिए घर छोड़ने को कहा गया था और दोनों मां बेटी समनापुर आ गई थी। उसके बाद रमेश भाई टांग के घर में कोई पूजन कार्यक्रम किया गया था और उसके 2 दिन बाद ही दोनों मां बेटी को वापस बुला लिया गया था। प्रश्न यह उठता है कि फुलवंता बाई 40 वर्षों से मकान में रहकर इस मकान की देखरेख कर रही थी और घनिष्ठता बन गई थी, तो फिर दोनों माँ बेटी को 4 दिन के लिए बाहर जाने के लिए क्यों कहा गया था? उनकी उपस्थिति में पूजन कार्यक्रम हो सकता था। दोनों माँ बेटी की जिस तरह से हत्या की गई है, संभवतः हत्यारे उनके परिचित है। घर के अंदर बेडरूम में साड़ी में लगे मोतियां भी बिखरे पाए गए। संभवतः वहां पर जीना झपटी हुई होगी और दोनों माँ बेटी को पुराने किचन में लाकर उसके सिर पर ठोस वस्तु से प्रहार कर दोनों माँ बेटी की हत्या कर दी गई है। क्या कोई परिचित ने ही इस वारदात को अंजाम दिया या फिर दोनों माँ बेटी को घर से निकालने के लिए एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई? बहरहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों माँ बेटी की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध 2 नवंबर को भी पुलिस टीम ने रमेश भाई टांग के निवास में जाकर जांच पड़ताल की है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में इस मामले की जांच की जा रही है। सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान समय समय पर चलाया जाता है, लेकिन सड़क किनारे उगी हुई कटीली झाड़ियों की कटाई नहीं होने से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। बालाघाट मुख्यालय को तहसीलों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के किनारे कटीली झाड़ियां उग जाने से फुटपाथ गायब हो चुका है, जिससे वाहन चालकों को मोड़ाई में आगे की सड़क दिखाई नहीं देती, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। ताजा मामला वारासोनी बालाघाट मार्ग का है, जहां पर गर्रा और बंजारी मंदिर के पास बांस के पेड़ों की कटीली झाड़ियां सड़कों पर आने लगी है। सड़क किनारे कटीली झाड़ियों की साफ सफाई नहीं होने के कारण दुर्घटनाओं को खुला आमंत्रण मिल रहा है। राहगीरों ने बताया कि सड़क पर आ रही झाड़ियों के कारण हमेशा ही दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कई बार इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं भी हुई है। उनकी मांग है कि इसकी कटाई कर सड़कों पर आ रही झाड़ियों को दूर किया जाए। आपको बताया कि 2 वर्ष पूर्व तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा सड़क किनारे लगी झाड़ियों को काटने के निर्देश जारी किए गए थे। उस दौरान जिले की तमाम सड़कों से झाड़ियों को काटा गया था ताकि आवागमन सुगम हो सके, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की झाड़ियों की कटाई न होने के कारण पुनः एक बार झाड़ियां सड़क पर आने लगी है। बात करें इस जिले की सड़कों की तो बालाघाट से लांजी मार्ग, बैयर मार्ग, भटेरा मार्ग, इन रास्तों से झाड़ियों की वजह से आमजनों को भी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन झाड़ियों से अक्सर दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। रोड पर जो झाड़ियाँ आती है इसमें दुर्घटना होने का संभावना रहती है और शासन प्रशासन इस बात पर गौर नहीं करता, इसकी सफाई नहीं करता, इससे कई बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नगर के काली पुतली चौक के पास मोटरसाइकिल ने एक साइकिल सवार छात्र को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से घायल छात्र दीपेश कुमार पिता मानचंद ठाकरे 21 वर्ष ग्राम चिखली थाना हुगली जिला सिवनी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपेश कुमार ठाकरे भटेरा चौकी बालाघाट में किराए से रहकर ITI की पढ़ाई कर रहा है। बुधवार को दीपेश कुमार अपनी साइकिल से मार्केट गया था और 3 बजे वहां साइकिल से ही अपने घर जा रहा था। तभी काली पुतली चौक के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने दीपेश कुमार की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से दीपेश कुमार ठाकरे घायल हो गया, जिसे उसी मोटरसाइकिल सवार युवक ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। चांगुटोला पुलिस ने 2 दिन से लापता एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव कुएं से बरामद किया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस नाबालिग लड़की की किन परिस्थितियों में कुएं में गिरने से मौत हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आगे मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह नाबालिग लड़की कक्षा 12वीं की छात्रा थी। इसके परिवार में उसकी मां है जो सिलाई का काम करती है, एक छोटा भाई भी है जो जिला जेल बालाघाट में। बताया गया है कि 30 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से यह नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। इस नाबालिग लड़की की खोजबीन उसके मां ने की और नहीं मिलने पर चांगुटोला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। चांगुटोला पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर इस नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की थी। 1 नवंबर को चांगुटोला पुलिस थाने से सहायक उप निरीक्षक ने इस लड़की के घर पहुंचा। उस समय घर में लड़की की मां थी। तब सहायक उप निरीक्षक ने लड़की की मां के साथ घर के कुछ ही दूर पर स्थित कुएं में जाकर देखा, जहां पर इस नाबालिग लड़की का शव कुएं के अंदर दिखाई दिया।
सहायक उप निरीक्षक ने इस लड़की के शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस नाबालिग लड़की ने कुएं में कूदकर आत्महत्या की है या फिर उसकी कुएं में फिसलने से मौत हुई है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय के पुराने जनपद पंचायत कार्यालय में संचालित हो रहे मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन कार्यालय लालबरा में पदस्थ विकास खंड सहायक प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनेवाने को विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच 2 नवंबर को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन कार्यालय लालबरा के सहायक प्रबंधक के द्वारा ली गई रिश्वत की राशि को बरामद कर लोकायुक्त जबलपुर के अधिकारियों ने प्रकरण तैयार कर मामला पंजीबद्ध किया है। पुराने जनपद पंचायत कार्यालय में संचालित हो रहे राज्य आजीविका मिशन कार्यालय में अचानक लोकायुक्त जबलपुर की टीम के पहुंचने व सहायक प्रबंधक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने की जानकारी लगने के बाद कार्यालय में हड़कंप सा मच गया और कार्यालय में व आधार कार्ड सेंटर में काम से आए लोगों की भीड़ लग गई और लोग अपने अपने स्तर पर कार्रवाई की सराहना करते हुए नजर आए और कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारी भी आम जनों का काम समय पर नहीं करते पर रुपयों की मांग कर उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जाता है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत पनबीरी के शीतला माता स्व सहायता समूह के द्वारा भोजन बनाने का काम किया गया था, जिसका कुल 57,700 रुपये का भुगतान मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से होना था, परंतु सहायक प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनवाने भुगतान नहीं कर रहा था, जिससे महिलाएं परेशान थी। बार बार भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसके बाद सहायक प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनवाने के द्वारा भुगतान कर दिया गया था, परंतु उसके बदले में 4,000 रुपये की रिश्वत देने की मांग की गई थी। वह रुपए नहीं देने पर शीतला माता स्व सहायता समूह पनबीरी की महिलाओं को परेशान करने लगा था। इसके बाद सहायक प्रबंधक श्री सोनवाने को 3,500 रुपए देना तय हुआ था। इसी बीच शीतला माता स्व सहायता समूह पनबीरी की श्रीमती राजेश्वरी ने गत दिवस मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन लालबरा के सहायक प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनवाने की लोकायुक्त जबलपुर के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। सहायक प्रबंधक के द्वारा पंचायत चुनाव में बनाए गए भोजन का 57,700 रुपये के भुगतान करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है और 2 नवंबर को 3,500 रुपये देना तय हुआ है। शीतला माता स्व सहायता समूह पनबीरी की महिलाओं ने 2 नवंबर को पुराने जनपद पंचायत कार्यालय में संचालित हो रहे मध्य प्रदेश राज्य आजीविका कार्यालय पहुंचकर सहायक प्रबंधक नरेंद्र कुमार सोनवाने को 3,500 रुपये दिए। इसी दौरान लोकायुक्त जबलपुर के अधिकारियों ने सहायक प्रबंधक को 3,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की गई। इसमें जो हमारे केस की जो फरियादी है वो है राजेश्वरी पंचेश्वर। ये शीतला माता आजीविका स्व सहायता समूह की सचिव है। तो इन्होंने दिनांक 12 अक्टूबर को लोकायुक्त जबलपुर आकर एसपी साहब को एक लिखित में आवेदन दिया था कि जो ग्रामीण आजीविका स्व सहायता समूह के जो सहायक प्रबंधक है उनके द्वारा 4,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जो फरियादिया है उसका जो समूह है, इन्होंने 2022 का जो पंचायत चुनाव हुआ था, तो उस पंचायत चुनाव में उन्होंने जो कर्मचारी के चुनाव में लगे हुए जो कर्मचारी है, तो उनके चाय नाश्ता और भोजन बनाने का काम किया था। तो इनका जो टोटल बिल है वो 57,700 रुपये निकला हुआ था। तो वो 57,700 रुपये समूह के अकाउंट में पहुंच गया था। तो सभी जो दीदियां थी स्व सहायता समूह की, तो इनको वो पैसा मिला था। तो चूँकि ये काम हो गया था, तो जो सहायक प्रबंधक है नरेंद्र सोनवाने, जो इस केस के अनावेदक है नरेंद्र सोनवाने, तो इन्होंने बोला कि चूँकि हमने तुम्हारा ये काम करवा दिया है और तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो इस हमको अभी नाम के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत चाहिए। फिर इनके तो हमारे कार्यालय से लोकल कार्यालय से रिकॉर्डिंग के लिए भेजा गया था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान ये बात आई कि जो सोनवाने हैं और नरेंद्र सोनवाने और हमारी देश की आवेदिका है, तो इनके बीच बातचीत हुई। तो नरेंद्र सोनवाने ने बोला कि ठीक है, 4,000 में से 500 रुपये आप कम कर देना। 3500 में बात तय हो गई थी। फिर आज दिनांक को हम लोग कार्रवाई के लिए पहुँचे, सेकंड रिकॉर्डिंग हुई, इसमें नरेंद्र सोनवाने के द्वारा 3500 रुपये ले लिए गए।
अभी हमारे लोकल जबलपुर की जो टीम आई हुई है उसमें मैं इंस्पेक्टर रेखा प्रजापति दल प्रभारी के रूप में हूँ मैं, और इंस्पेक्टर स्वप्निल दास है जो इस केस के TLO है हमारी टीम में, और सब इंस्पेक्टर शिशिर है, शिशिर पांडे है, आरक्षक अमित मंडल है, पंकज तिवारी है, विजय विष्णु है। क्या आपके द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया? बिल्कुल हमारे द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके हाथ धुलाए तो हल्का गुलाबी कलर का घोल। तो मैडम 3500 रुपये लेती आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसका एक नजारा बुधवार को देखने को मिला, जहां 1 नवंबर बुधवार को व्यापारी संघ परसवाड़ा के व्हाट्सएप ग्रुप पर अवतार अवधिया नामक व्यक्ति के द्वारा मध्य प्रदेश के निर्वाचन दिनांक में संशोधन कर दिनांक 17 नवंबर से बढ़ाकर 28 नवंबर होने व 28 नवंबर को मतदान होने संबंधित असत्य व भ्रामक संदेश प्रसारित कर मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया गया था, जो जिला दंडाधिकारी बालाघाट के प्रतिषेधात्मक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिस पर थाना परसवाड़ा ने अवतार पिता अशोक अवधिया निवासी परसवाड़ा के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आपको बताया कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कराने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला दंडाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष संपादन हेतु समय समय पर प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन हेतु बालाघाट पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का भी गठन किया गया। उक्त सेल के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संदेश व असत्य जानकारी फैलाने पर अपनी सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला दंडाधिकारी बालाघाट के द्वारा दिनांक 17 अगस्त को धारा 144 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगामी चुनाव के संबंध में किसी प्रकार के भ्रामक संदेश के प्रसारण व असत्य जानकारी फैलाने की रोकथाम हेतु प्रतिषेध आदेश जारी किया गया है। उधर भ्रामक संदेश सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी की गई प्रेस नोट में अपील की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बालाघाट पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। आगामी चुनाव के संबंध में कोई भ्रामक संदेश अथवा असत्य जानकारी का मैसेज करना अथवा फॉरवर्ड करने से बचे। किसी प्रकार की भ्रामक संदेश के प्रसारण करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के 6 विधानसभाओं में 31 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की जांच के बाद 1 और 2 नवंबर को प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म उठाने का समय रखा गया था, जिसमें 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक लगभग जिले के 6 विधानसभाओं में से 7 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए गए, जिसमें से लगभग 88 प्रत्याशी 6 विधानसभाओं में चुनावी मैदान में थे और 14 प्रत्याशियों के 6 विधानसभाओं में नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए थे, जिसके अनुसार लगभग 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। उसके बाद 1 और 2 नवंबर को 7 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र उठाने के बाद अब महज 67 प्रत्याशी ही 6 विधानसभाओं में चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के अनुसार जिले के 6 विधानसभाओं में लगभग 88 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए थे, जिसमें से 14 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त हो गए थे। उसके बाद जिले के 6 विधानसभाओं में 7 प्रत्याशियों के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म उठा लिया गया। इसके अनुसार अब जिले में 6 विधानसभाओं में 67 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं, जिसमें फॉर्म उठाने वाले प्रत्याशी के नाम ये है। यदि बात करें 31 अक्टूबर को बालाघाट विधानसभा में लगभग 22 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म निरस्त हो गए थे, जिसमें सुरेश आम आदमी पार्टी से और मौसम हरिणखेड़ी भाजपा के फॉर्म निरस्त हुए थे। अब महज 20 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में विधानसभा से बचे थे। नामांकन फॉर्म की जांच के बाद नामांकन फॉर्म उठाने जाने का क्रम शुरू हुआ, जिसमें 1 नवंबर और 2 नवंबर को 3 बजे तक बालाघाट विधानसभा क्रमांक 111 से 3 अभ्यर्थियों ने नाम वापस लिया है। उसमें सोमेश्वर उइके, दीपक पिंचा और चैनाली बिसेन शामिल है। अब विधानसभा से मात्र 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की अनुभव मुंजारे, बहुजन समाज पार्टी से कमल किशोर राहुत, भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर बिसेन, आम आदमी पार्टी के शिव जायसवाल, बहुजन मुक्ति पार्टी के जितेंद्र गोयल, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के दिनेश, नेशनल वर्ल्ड लीडरशिप पार्टी के मोहन कुमार राउत, जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार पटले, मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी के अधिवक्ता सत्यप्रकाश सुलकेन, निर्दलीय प्रत्याशियों में अजय विशाल बिशन इत्यादि शामिल हैं।
वाराणसी विधानसभा में अभी तक 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे, जिनका नामांकन फॉर्म की जांच प्रक्रिया में किसी का भी नामांकन फॉर्म निरस्त नहीं किया गया। इस हिसाब से वाराणसी विधानसभा में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे। 1 और 2 नवंबर को वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से किसी ने भी प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन फॉर्म नहीं उठाया, तो 2 नवंबर को एक प्रत्याशी मुकेश बंसोड़ ने नाम वापस ले लिया है। अब वाराणसी विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी से अजाबलाल शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जायसवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से विक्की पटेल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के डीलेन्द्र पगरे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक बहुजन मुक्ति पार्टी के इंजीनियर हीरालाल भगत, निर्दलीय प्रत्याशियों में चुन्नीलाल दुआरे, दीपक पिंचा और मनोज मेहरबान, मनोज लिल्लारे और डॉक्टर रामलाल मसराम आदि शामिल हैं। कटंगी विधानसभा में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु एक प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त हो जाने के बाद कटंगी विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 2 नवंबर को किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन फॉर्म नहीं उठाया गया, जिसके अनुसार कटंगी विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। उनके नाम है बहुजन समाज पार्टी के उदय सिंह पंचेश्वर गुरुजी, भारतीय जनता पार्टी के गौरव सिंह पारदीप, आम आदमी पार्टी के इंजीनियर प्रशांत भाऊ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बोध सिंह भगत, समाजवादी पार्टी के महेश सहारे, बहुजन मुक्ति पार्टी के सदाशिव हरिनखेड़े, निर्दलीय प्रत्याशियों में केसर विशेन, भरत मुलकराज आनंद, मोनेन्द्रम मिश्रीलाल डहरवाल, मुलकराज आनंद शामिल है। विधानसभा लांजी में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें किशोर समृते, करण सिंह नगपुरे, राजकुमार नागेश्वर का नामांकन निरस्त हो चुका था। इसके अनुसार अब लांजी विधानसभा में महज 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु 1 और 2 नवंबर को किसी ने भी लांजी विधानसभा से अपना नाम निर्देशन पत्र नहीं उठाया। अब इस अनुसार लांजी विधानसभा से महज 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उनमें बहुजन समाज पार्टी से अशोक मरठे, भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार कर्रा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हिना लिकेराम कावरे, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के बसंत कुमार बोपचे, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के मोतीराम बिसेन, निर्दलीय प्रत्याशियों में ओम प्रकाश उर्फ ओम एडे, चुन्नीलाल सदाराम हरदे, ज्योति ईश्वर उमरे शामिल है। परसवाड़ा विधानसभा की बात करें तो परसवाड़ा विधानसभा में कुल 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, किंतु 5 प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाने के बाद अब महज 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे थे और सोमिल भगत और रामकिशोर रणगिरे ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके अनुसार अब कुल 9 प्रत्याशी चुनाव में शामिल है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के मधु भगत, भारतीय जनता पार्टी के रामकिशोर नानुकावरे, आम आदमी पार्टी के शिवशंकर यादव, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कंकर मुंजारे, निर्दलीय प्रत्याशियों में ओम प्रकाश पटेल, जीवन सिंह टेकाम, पुष्पेंद्र पटले, ब्रजलाल टेकाम, मुकेश बघेले भी शामिल है। विधानसभा बैयर में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से 3 प्रत्याशी के फॉर्म निरस्त हो गए, जिसमें योगेंद्र उइके कांग्रेस, आनंद सिंह मरावी निर्दलीय और कोमल सिंह निर्दलीय के फॉर्म निरस्त हुए थे। अब महज 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। एक प्रत्याशी सुखसिंह नेताम ने फॉर्म उठाने के बाद अब कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे। उनमें भारतीय जनता पार्टी के भगत सिंह नेताम, कांग्रेस के संजय उइके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक मशीद धुर्वे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के फतेह सिंह कमलेश, निर्दलीय प्रत्याशियों में जिलन सिंह कुड़ापे, दीपक उइके, बुधराम धुर्वे, रोशनी तिलगाम, सोनल सिरसाम, संजय मशराम शामिल है। 2 नवंबर के 3 बजे नामांकन फॉर्म उठाने के बाद अब सभी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिस अनुसार अब 3 नवंबर से सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जाएगा।